Welcome to Infinity IQ Plus. हेलो 10th क्लास स्टूडेंट्स। बेटा जी, जिस तरीके से हमने तैयारी स्टार्ट की उस हिसाब से तो सबकी प्रिपरेशन अच्छी ही चलनी चाहिए। अब हम जिस तरीके से हमने स्केड्यूल करा था कि हम कैसे कैसे प्रिपरेशन आगे की करेंगे, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज मैंने एक मिड टर्म का एग्जाम पेपर लिया है जिसके सॉल्यूशन की हम बात करने जा रहे हैं। ठीक है, एक्चुअल में इस पेपर का सिर्फ सॉल्यूशन का टॉपिक ये नहीं है या फिर मोटिव ये नहीं है हमारा कि सिर्फ इसको सॉल्यूशन किया जाएगा, बल्कि ये मोटिव है कि इसको सॉल्व करना कैसे है। वही चीज हमेशा मैं बच्चों को कहती हूँ कि कई बार आप क्या नहीं कर पाते हो, ये नहीं देख पाते हो कि लिखना कैसे है, तो उसी पर यहाँ पर फोकस किया जाएगा कि एक्चुअल में एग्जाम में हमें लिखना कैसे, और उसके साथ साथ ही हम ये भी देखेंगे कि हमें क्वेश्चन आ कैसे सकते हैं, कितने ट्रिकी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगर सिंपल क्वेश्चंस आएंगे तो कौन से मार्क्स वालों में सिंपल आएंगे, और अगर ट्रिकी आएंगे तो हमारे कौन से वालों में आएंगे। चलिए बेटा जी, और इसीलिए मैंने ट्राई किया है कि आपको शीट में ये बता सकूं कि कैसे कैसे लाइन कवर करनी है, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि मैम 2 मार्क्स के लिए कितनी लाइन कवर करें, कितने पॉइंट्स होने चाहिए, 3 मार्क्स के लिए कितने होने चाहिए। और अब क्वेश्चन पेपर अगर हम साथ में लगे ऐड करके सॉल्यूशन करेंगे तो हमारे लिए इजी हो जाएगा ये समझना कि मार्क्स कितने का पेपर आने वाला है और उसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले जब आपका पेपर स्टार्ट होगा तो उसमें एमसीक्यूज दिए गए होंगे। ठीक है, जो कि हमारे सीपीएसई पैटर्न के अकॉर्डिंग 1 to 20 तक आपके एमसीक्यूज होंगे। तो आप सब क्या करेंगे, 1 से लेकर 20 तक, अगर आपकी शीट में बेटा यहां तो ब्रॉड है लाइन, ठीक है, अगर इतनी ही रहती है तो आप कोशिश करिएगा कि ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन आपकी राइटिंग अगर इस तरीके की एक काफी ज्यादा दिक्कत लग रही है तो मैं सजेस्ट करूंगी आप आंसर इस तरीके के एमसीक्यू के करिएगा। ओके, ये शीट को आप आगे बढ़ाइएगा। ठीक है, 6, 7 नीचे की तरफ लिखेंगे आप इसे। ऐसे करते करते आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके आप अपने एमसीक्यू को 20 तक ले जाइएगा। बट नीचे की तरफ लिखोगे आप इस शीट में, मैंने इस एक में दिखाने के लिए आपको ऐसा किया है। आप अपने 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि नहीं, यहाँ पे हमने जैसे फॉर एग्जाम्पल वीट आंसर लिख दिया है और आपको लग रहा है कि ठीक है यहाँ पे लाइन छोड़ने की नीड नहीं है, तो आप यहाँ पे बिना लाइन छोड़े भी अपना आंसर यहाँ पे 2 पे कर सकते हो अगर लग रहा है आपको। बस मैं सजेस्ट करती हूँ बच्चों को कि ऐसे इस तरीके से लिखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ओके, जिसमें आपका क्या क्या कवर होगा मैंने आपको बताया था। आपके मैचिंग क्वेश्चन, आपका असर्शन रीजन, ये वाले क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आपका टिक द करेक्ट में तो आएगा कि फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने के लिए भी आ सकता है। ठीक है, आपको क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स फिल करके टिक करना है। ठीक है, जैसे ब्लैंक दे दिया गया, आपको ABCD में से टिक करना होगा इस फिल इन द ब्लैंक में आप क्या फिल करेंगे। एक और टाइप का क्वेश्चन है जो मैं आपको बता भी चुकी हूं। एक तो बेटा आपका आता है असर्शन रीजन वाले। ठीक है, अब कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि मैम असर्शन रीजन कैसे करते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या करना है, आपने असर्शन रीड कर लेना है और ये पता कर लेना है कि जो असर्शन है वो ठीक है या नहीं है, मतलब वो बात सही कही गई है या नहीं कही गई है। उसके बाद आप रीजन रीड करेंगे, ये पता करेंगे कि रीजन सही स्टेटमेंट है या नहीं है। उसके बाद आपको 4 ऑप्शन दिए गए होते हैं, A, B, C and D। ओके, A में लिखा होता है कि A भी करेक्ट है और R भी करेक्ट है, और जो R है वो A का ही रीजन है, यही लिखा होता है ज्यादातर। ठीक है, मोस्टली। B में लिखा होता है कि A करेक्ट है, R भी करेक्ट है, बात सही कही गई है, लेकिन R जो है वो A का रीजन नहीं है। ओके, नेक्स्ट C होता है A करेक्ट है, R गलत है। D होता है A गलत है, R सही है। इस तरीके के ऑप्शंस आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, मोस्टली बच्चे असर्शन रीजन में बहुत कंफ्यूज रहते हैं। बेटा इसका सिंपल तरीका बताती हूं। क्या करेंगे, सबसे पहले ये चेक करिए ये दोनों बात सही कही गई है नहीं कही गई है। पहला टेस्ट, ये भी बात सही है ये भी बात सही है, तो ये टेस्ट करिए। उसके बाद अगर दोनों बात सही है तो ये टेस्ट करिए कि रीजन है या नहीं है। पहले तो ये बात चेक करिए कि असर्शन में जो बात कही है बात सही है या गलत है, डेट भी सही है, सब कुछ सही है, बात सही है नहीं है सही है। फिर चेक करिए आर वाली बात सही है नहीं सही है। उसके बाद फिर
रिलेशन देखिए, रिलेशन पहले से मत देखिएगा, रिलेशन बाद में देखिएगा। पहले तो ये चेक करेंगे बात सही कही है नहीं कही गई है, उसके बाद रिलेशन चेक करिए कि आर ए का ही रीजन है या नहीं है। अगर रीजन सही बैठ रहा है एकदम बढ़िया तो आप ए वाला टिक करेंगे। अगर आर बात दोनों सही है लेकिन ये रीजन नहीं लग रहा, ये इस बात का रिजल्ट लग रहा है, एजर्शन में जो बात कही गई है रीजन ना होके ये जो इसका रिजल्ट लग रहा है, या बात ही मैच नहीं हो रही, ये भी बात सही है, ये भी बात सही है, लेकिन चैप्टर तो दोनों बातों के अलग अलग है। ये तो बेल्जियम वाले में से पॉइंट लिया गया है, सॉरी पावर शेयरिंग में से लिया गया है, और ये फेडरलिज्म में से ले लिया गया है, तो दोनों बात अलग अलग लग रही हैं। ठीक है, तो आप टिक कर दोगे बी। फिर ये तो सबसे आसान, अगर दोनों स्टेटमेंट ठीक है फिर आपको सीओडी ऑप्शन देखना ही नहीं है। अगर ये दोनों बातें सही हैं तो सिर्फ आपको ए या बी में से टिक करना है। आ रही है बात समझ में? अगर दोनों में से एक भी बात गलत है तो ये वाले देखने भी नहीं है, सिर्फ नीचे वाले देखने हैं। बेटा आ रही है बात समझ में? आपका काम बहुत आसान हो जाएगा, जल्दी से भी हो जाएंगे। अगर एजर्शन और रीजन दोनों बातें सही हैं तो ए और बी में से देखना है। अगर इनमें से एक की भी बात गलत है तो ऊपर वाले ना देख के सीओडी देखना, जो ज्यादातर ऑप्शन से पूछे जाते हैं। अब उन बच्चों के लिए नहीं है बेटा, अगर कई बार आपके एग्जाम क्वेश्चन पेपर में चेंज भी कर देते हैं, ये ए बी सी डी को बी की जगह पे सी, सी की जगह पे डी, कभी कभी, तो आप ध्यान रखेंगे उस बात का कि ए बी सी डी कि किसमें से अब हमें टिक करना है। अगर हमारा ये क्वेश्चन इस तरीके से ना पूछ के अलग तरीके से पूछ लिया जाए, हो सकता है पूछ लें कि दोनों ही करेक्ट दोनों ही गलत है, ये ऑप्शन भी चेंज हो सकता है। आ रही है बेटा बात समझ में? नहीं आ रही है? ये वाला भी ऑप्शन हो सकता है कि दोनों ही सही है, ठीक है, ये वाले हटा दिए जाएं। आ रही है बेटा बात समझ में? नहीं आ रही है? ये दोनों तो ये वाला गलत कर दिया जाए, ए ठीक है आर गलत है, इनमें ये दोनों ठीक है, इनमें ये दोनों गलत है, ये वाले ऑप्शन में रीजन पूछ लेना पूछ ले, तो ऐसे करके भी क्वेश्चन घूम सकते हैं। ठीक है, तो वो पजलिंग एक स्टेज हो गई, बाकी जो सिंपल है वो मैंने आपको बता दिया। ये पजलिंग चीज हो जाएगी, चलो हो सकता है बच्चों को घुमाने के लिए इसमें ऑप्शंस को चेंज कर दिया जाए, लेकिन ज्यादातर जो पूछे जाते हैं वो मैंने आपको बता दिया। क्लियर है नहीं क्लियर है बेटा? ठीक है, चलिए बाकी जो दूसरा ऑप्शन एमसीक्यू का पूछा जाता है आपसे, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है, आपको आइडेंटिफाई या पहचान करने के लिए दी जाए, ठीक है, 3 पॉइंट दे दिए जाए। और मैं एक चीज बता रही हूं बेटा, ज्यादातर आपका सॉइल वाला क्वेश्चन एमसीक्यू में आ रहा है पहचान करने के लिए। जो आपका ज्योग्राफी का रिसोर्स वाला चैप्टर है उसमें जो सॉइल्स दे रखी हैं उसको टिक कर लीजिए एमसीक्यू के लिए, उसमें इंपॉर्टेंट है। बोलते हैं आ रहा है क्वेश्चन अधिकतर कि कोई भी एक सॉइल के 3 फीचर्स बता दिए जाएंगे आपको, ठीक है, और फिर ABCD में से ऑप्शन बोला जाएगा ये कौन सी सॉइल है। आ रही है बेटा बात समझ में? नहीं आ रही है? तो एक ये वाला देख लीजिएगा, एक ये वाले एमसीक्यूज भी देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए चलो अभी बेटा आपकी शीट रेडी हो गई, यानी कि आपको क्वेश्चन यहां से स्टार्ट हो जाएंगे। तो सेक्शन नंबर ए जो करोगे आप वो एमसीक्यू वाला करोगे, लिख दोगे सेक्शन ए, और बिल्कुल शीट के मिड में अच्छे से क्लियर लिखोगे सेक्शन ए, यानी भाग पहला। आप यहां से भाग का स्टार्ट कर रहे हो। आ रही है बात समझ में? फिर यहां से अपने एमसीक्यू का क्लियर नंबर लिखोगे, एग्जामिनर को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर आपने यहां पर क्वेश्चन नंबर चेंज कर दिया तो बेटा आपका मान लीजिए आपका, और कई बच्चे गलती कर भी देते हैं, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि पहले का आंसर है तो पहले में, मान लीजिए आपको सेकेंड आंसर नहीं आता तो आप नंबर लिख के उसका ब्लैंक वहां पे छोड़ दीजिए, ताकि आपको बाद में याद रहे कि मैंने ये ब्लैंक छोड़ा है, मुझे इसे फिल करना है, ठीक है। क्योंकि कई बार गलती हो जाती है, दिमाग में आंसर चल रहा है 3 का और नंबर लिख दिया यहां पे 4, लिखना था 3 पर लेकिन लिख दिया 4 पर, तो वो गलती बेटा आपके एग्जाम में नहीं होनी चाहिए। एग्जामिनर ये नहीं देखेगा कि बच्चे से गलती हुई है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि नंबर के साथ साथ आंसर क्वेश्चन देखना है, नंबर क्या है, क्वेश्चन क्या है और आंसर क्या लिखना है, ये चीजों का आप ध्यान रखेंगे। क्लियर है? हाँ जी। देखिए यहां पे एक एमसीक्यू मैंने लिया है,
मैच लिस्ट फर्स्ट विथ सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो द लिस्ट। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन मैं आपको बता भी चुकी हूँ पहले, नहीं तो पहले ये देख लीजिए। इस चैप्टर में से बेटा जी आपका पॉलिटिकल साइंस के पहले और दूसरे चैप्टर में से एमसीक्यू क्वेश्चन बनता है। ठीक है, और ज्यादातर लिस्ट में से क्वेश्चन बनाते हैं, यूनियन लिस्ट, केंद्रीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंक्रीट लिस्ट एंड रेस्टोरेटरी लिस्ट। ओके, उन टॉपिक्स में से कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। अब देखते हैं हम ये कैसे क्वेश्चन आया हुआ है, और इसमें फिर वही चीज कह रही हूँ, बच्चे जल्दबाजी में कई बार क्या कर देते हो आप सब कि यहां टिक कर देते हो कि 20 का आंसर 1 कुछ भी। ठीक है, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, जल्दी में नहीं करना है, आपको देखना है कहीं ये क्वेश्चन, कई बार क्या होता है जैसे शीट यहां खत्म हो रही है, ये वाले ऑप्शन नेक्स्ट शीट पर है, तो ध्यान रखना है। मैं छोटी छोटी गलतियां बता रही जो अक्सर हम एग्जाम में कर देते हैं। ठीक है, तो आपको पहले अच्छे से पलट के देख लेना कहीं इसका पीछे भी तो ऑप्शंस नहीं दे रखे, या इस क्वेश्चन को और तो नहीं है आगे की तरफ, ये क्वेश्चन यहां पे खत्म ना होकर क्या पता नेक्स्ट शीट पे खत्म हो रहा हो, तो उस बात का ध्यान रखना है। ओके, ये देखिए यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, यूनियन ऑफ इंडिया, स्टेट, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड ग्राम पंचायत। देखो सबसे पहला इजी वाला कर लेंगे, सरपंच हमें पता है, ग्राम पंचायत ऐड कर दोगे। पहले यहां पे अपनी मैचिंग कर लेंगे पेंसिल से, बहुत जरा जरा सा। ठीक है, साइड से बिल्कुल पेंसिल से फटाफट से, ताकि ज्यादा शो ना हो, हल्का हल्का अपने लिए कि हाँ भाई ठीक है। एग्जामिनेशन में मना किया जाता है आप क्वेश्चन पेपर पे कुछ नहीं लिखेंगे, या फिर अपनी शीट के जो आंसर शीट है उसके लास्ट पेज पे फटाफट से बना लीजिएगा, ताकि आपको यहाँ टिक करने में आसानी हो जाए। पहले तो ये देख लीजिएगा, आपने 4 का बी लगाया, तो आप देख लीजिएगा 4 का बी कहां पर है, 4 का बी कहां पर है, तो 4 का बी यहां पर है। ठीक है, तो यानी आपको ये दोनों ऑप्शन देखने नहीं, आपको यहाँ पे देखना है। ठीक है, दूसरा स्टेट हमें पता है, स्टेट में हमारा कहां पे आ जाएगा बेटा, स्टेट आपका एक मिनट गवर्नर। ठीक है, तो सेकंड का सी देख लीजिए, सेकंड का सी, ये रहे। अब ये दोनों ही ऑप्शन आ रहे हैं, बस समझे, ये दोनों ऑप्शन आ रहे हैं बेटा। अब आपको पता लग जाएगा, ये देखो ये दोनों आ रहे हैं, ये कॉमन कौन सा वाला आ रहा है, ये वाली लाइन आ रही है ना कॉमन, ये देखिए। अब तीसरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में कौन होते हैं मेयर, 3 का डी, आंसर निकल गया, आगे करने की जरूरत ही नहीं आपको। कॉमन ये वाला आ गया ना, देखो ये वाला आंसर, इसमें ये दोनों आ रहे थे, फिर दूसरा वाला टिक किया तो इसमें ये दोनों आ रहे थे, तो कॉमन कौन सी वाला आ रहा था, सी वाला कॉमन आ रहा था। ठीक है, नहीं तो और भी कर लीजिए, यूनियन ऑफ इंडिया में आपका क्या आ जाएगा, प्राइम मिनिस्टर 1 का ए, आप चेक कर सकते हैं अपना आंसर 1 का ए, तो आपका आंसर नंबर सी टिक हो जाएगा। ये देखिए, क्लियर है। ठीक है, स्टार्टिंग ऐसे ही करनी है आपको, जो सबसे ज्यादा आपको पता है ना, बिल्कुल ये वाला मेरे को पता है। अगर इसमें से एक फायदा हो जाता है, आपको एक नहीं भी आता ना, तो जो बचेगा, 2 नहीं भी आते तो भी कई बार काम चल जाता है, वो आपकी डिपेंड्स ऑन लक कैसे काम कर रहा है। तो आप सबसे पहले वो मैच कर लीजिए और यहां चेक कर लीजिए कि आपको सबसे बढ़िया तरीके से जो कंफर्म है उसको मार्क कर लीजिए यहां पर, फिर यहां पर चेक कर लीजिए। पहले यहां मार्क करना है, मैच करना है, फिर यहां चेक करना है। ठीक है, आ रही है बेटा बात, समझ में नहीं आ रही है तो जैसे हमने ग्राम पंचायत का सरपंच कर लिया, तो 4 का बी, तो यहां से चेक करते हैं, मैं हमेशा बोलती हूँ बेटा यहां से। ठीक है, ये नंबर इस तरीके चेक किए जाएंगे, 4 का बी, आ रही है बात समझ, या फिर 4 का बी, ऐसे चेक करना है। ओके, चलिए नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट स्टार्ट होगा आपका सेक्शन नंबर बी। तो आपका जहां से सेक्शन बी स्टार्ट होगा, शीट के बिल्कुल मिड में लिख दोगे सेक्शन बी। ठीक है, बिल्कुल मिड में, शीट के बिल्कुल मिड में लिखे, ज्यादा अच्छा लगता है बेटा, हाईलाइट भी होता है। शीट के बिल्कुल मिड में लिख दे सेक्शन नंबर बी और ऐसे बॉक्स बना देंगे आप सब। ठीक है, फिर एक लाइन छोड़ेंगे, फिर यहां से अपना आंसर, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, 2 into 4, 2 नंबर के 4 क्वेश्चन आएंगे, जैसा कि हमने पैटर्न में डिस्कस किया था। तो आपको ये सब फालतू चीजें ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी क्वेश्चन पेपर में मेंशन है। तो सिर्फ सेक्शन बी लिखकर आप अपना क्वेश्चन नंबर अच्छे से लिख देंगे साइड में, क्वेश्चन नंबर 21 या आंसर नंबर जो भी आप लिखना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर 21। ठीक है, यहां भी क्वेश्चन बेटा आपको पिक्चर क्वेश्चन आया हुआ है, 2 मार्क्स के लिए आप क्या करोगे, यहां पे 2 नंबर का है, तो बिल्कुल ध्यान रख के चलना है कि 2 नंबर के लिए 2 पॉइंट से ज्यादा नहीं लिखने, ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल लिखो, क्योंकि ज्यादा आंसर आता है। मान लीजिए हो सकता है आपको आंसर आता है, आप कहोगे कि मैम मेरे को तो ज्यादा आता था इसलिए मैं 5 पॉइंट लिख के आ गया या आ गई, बेटा उसको कोई फायदा नहीं होगा। आप ज्यादा लिख दोगे, मार्क्स तो 2 ही है, बढ़ा के 2 नंबर के क्वेश्चन में एग्जामिनर 5 थोड़ा ना दे देगा जब क्वेश्चन ही 2 का है। तो
तो उसको ज़्यादा लिखकर आप कुछ नहीं कर पाएंगे, बल्कि एग्जामिनेशन में ये हो जाएगा या एग्जामिनर ये सोचेगा इस बच्चे को पैटर्न नहीं पता, जैसे मैं हमेशा आपको कहती हूँ। तो ध्यान रखना इस चीज़ का कि आपको 2 नंबर के लिए 2 पॉइंट, ज़्यादा से ज़्यादा तीसरा पॉइंट आप एग्जाम्पल कर देना या एक्स्ट्रा में छोटा पॉइंट लिख देना। ओके, चलिए बेटा अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, यहाँ पे आपको श्रीलंका के बारे में एक पिक्चर दे रखी है। ठीक है, जो मैप दे रखा है, मैप में बता रखा है कौन से एरिया में कौन सी कम्युनिटी रहती थी, लेकिन आपको यहाँ पर कम्युनिटीज का सही से बताना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एरियाज वगैरह तो है, छोटी छोटी चीजें बता रखी हैं, लेकिन जो हमें याद है वो यहाँ पे सही से मेंशन नहीं है, और यही हमारा क्वेश्चन है। तो आप इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे पहले लिख देंगे अपना आंसर नंबर 21, उसके बाद आप क्या करेंगे, श्रीलंका का एथनिक कॉम्पोजिशन बता देंगे। ज्यादा कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है, एथनिक कम्युनिटीज लिख दीजिएगा या फिर अपने कॉम्पोजिशन लिख दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे आप क्या बता दोगे, एथनिक कम्युनिटीज ऑफ श्रीलंका, पहले यहाँ पर हेडिंग आ जाएगी, फिर यहाँ पर आप अपने जो जो ग्रुप्स हैं उनके बारे में बता दीजिएगा, सिन्हलास के बारे में बता दीजिएगा एंड बुद्धिस्ट या फिर हम तमिल्स के बारे में बता दीजिएगा। ठीक है, बस कितने कितने मेंबर्स कहाँ रहते थे और कौन से एरिया में रहते थे, 2 पॉइंट्स बता देंगे, बहुत ज्यादा आपको बताने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट टॉपिक बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन एल्गोरी, स्टेट 1 एग्जाम्पल ऑफ इट। देखिए अब यहां पे बच्चे आपने ये वर्ड कहां पे पढ़ा था, एल्गोरी। ठीक है, सबको याद है, हिस्ट्री में पढ़ा था बच्चे, हिस्ट्री के नेशनलिज्म इन यूरोप में ये वर्ड था, और मैंने कहा भी था कि इंपॉर्टेंट है, कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, डिफाइन कर देंगे, क्योंकि डिफाइन करने के लिए ही बोला गया है। ठीक है, एल्गोरी किसे कहते हैं, तो आपको पता है बच्चे, किसी भी आप हिस्ट्री वाली बुक से, नेशनलिज्म इन यूरोप से टॉपिक को बता देंगे कि किसी भी देश की जब एक अमूर्त को, अमूर्त यानी इमोशन को, इमोशन यानी कि किसी भी एब्स्ट्रैक्ट चीज को जब एक रूप दिया जाता है, वो एलिगोरी थी, हमारे रूपक बना दिया गया था। फॉर एग्जाम्पल आप चाहे तो, वैसे तो इसमें भारत माता का एग्जाम्पल भी आ जाएगा, लेकिन क्योंकि ये वर्ड नेशनलिज्म इन यूरोप में से बेसिकली लिया गया है, तो हम इसमें जर्मनिया और का एग्जाम्पल दे सकते हैं। आपको एक एग्जाम्पल देना है तो आप जर्मनिया के एग्जाम्पल दे देंगे, जो कि जर्मनी के लिए नेशनल इमेज बनाई गई थी। किसी भी अमूर्त को मूर्त की इमेज दे देना, मूर्त में बदल देना, वो हमारी एलिगोरी की फॉर्म थी, जिसमें कि देश की जो मूर्ति थी या देश की जो इमेज दिमागों में सबके चल रही थी, उसको ही फॉर्म दे दी गई थी। तो उसमें पहले आप मीनिंग बता देंगे, फिर इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे, मीनिंग लिखने के बाद में लिखेंगे एग्जाम्पल। ठीक है, यहाँ पे पहले मीनिंग आ गया, तो यहाँ पे एग्जाम्पल आपका पॉइंट बनेगा, क्योंकि यहाँ पे पूछा ही यही गया है। तो आप यहाँ पे एग्जाम्पल मैरियाना का लिखकर पूरे उनके बारे में 2-3 लाइन लिख सकते हो। हिस्ट्री का क्वेश्चन है तो 3 लाइन लिख सकते हो। बस जब एलिगोरी की डेफिनेशन दोगे तो आप क्या करेंगे, मान लीजिए आपने डेफिनेशन यहाँ तक खत्म कर दी। ठीक है, ये लाइन लिख दी पूरी और ये भी लाइन लिख दी और यहाँ तक खत्म कर दी, तो एक लाइन छोड़कर आप यहाँ पे लिखेंगे एग्जाम्पल। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल लिखकर फिर अपना यहाँ पे पहले एग्जाम्पल का नाम लिख लेंगे, कौन सा एग्जाम्पल ले, चाहे जर्मनिया ले रहे हैं आप, यहाँ पे एग्जाम्पल लिख देंगे मैरियाना का या जर्मनिया का, और फिर यहाँ पे उसकी एक्सप्लेनेशन आ जाएगी। इसी के साथ ही यहाँ पे एक्सप्लेनेशन कम से कम 3 लाइन की, बस टिक और टिक, बस 2 पॉइंट है आपके और पूरे 2 नंबर मिल जाएंगे, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है, नहीं क्लियर है? और यहां से बेटे सब बच्चे एकदम ऐसे लाइन बना के चलेंगे, ताकि बिल्कुल बढ़िया तरीके से आपकी शीट सामने एग्जामिनर के सामने बिल्कुल क्लियर तरीके से। ओके, चलिए नेक्स्ट है 23 क्वेश्चन नंबर बेटा। मिसेस रजनी इज फ्रॉम तमिलनाडु विशेस टू कल्टिवेट आइदर टी और wheat. Which one of the crops out of the 2 can she cultivate in her states? Justify and substantiate your answer with any 2 reasons. ठीक है, देखिए अब आपको यहाँ पे क्या बताया गया है, रजनी तमिलनाडु में रहती है। ठीक है, वो या तो चाय या टी कुछ उगाना चाह रही हैं, तो आपको वो कंडीशन बताने, पहले बात तो आपको बताना है वो टी उगा सकती हैं या फिर वीट उगा सकती हैं। आपसे एग्रीकल्चर में बेटा अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एग्रीकल्चर चैप्टर में सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पहले भी गवर्नमेंट स्कूल में भी आ चुके हैं कि भाई कोई व्यक्ति जैसा नाम दे देंगे, राम श्याम कुछ भी दे देंगे, वो इस एरिया में रहता है, या सीता दे देंगे नाम, इस एरिया में रहती हैं और वीट उगाना चाहती हैं, तो आप बताइए उसके लिए ज्योग्राफिकल कंडीशन क्या चाहिए। वो तो क्वेश्चन इस तरीके से दे दिया गया था। यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर दिया गया है, तमिलनाडु में
रहती हैं बता दिया गया, बट आपको चॉइस बताई गई है वो V2 का आएंगी या T। तो आपको इसके लिए पता होना चाहिए कि तमिलनाडु में कौन सी फसल मेनली उगाई जा सकती है। विच वन ऑफ द क्रॉप आउट ऑफ द टू कैन शी कल्टिवेट इन हर स्टेट। अपने आंसर को बताना है और 2 रीजन भी देने हैं। तो आपको पता है बेटा तमिलनाडु की बात हो रही है, तो इसमें मेनली क्या आएगा। इस आंसर को आप सब खुद करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप पहले इसमें एग्रीकल्चर की ज्योग्राफिकल कंडीशन पढ़ेंगे, टी और वीट की, फिर देखिएगा एरिया कौन सा आएगा और मुझे आंसर दीजिएगा, ठीक है। और इस आंसर को करना कैसे होगा, जो भी आपका आंसर होगा पहले आप अपना आंसर लिख देंगे कि वो टी उगा सकती हैं या फिर वीट उगा सकती हैं, जो भी आपका आंसर रहेगा। फिर बताएंगे ज्योग्राफिकल कंडीशन, ठीक है, कि क्यों उगा सकती है, या फिर ज्योग्राफिकल कंडीशन लिख देंगे या फिर आप लिख सकते हैं रीजन। आप लिख देंगे रीजन, ठीक है, रीजन पहला और दूसरा, इतना करेंगे। अब कुछ बच्चे बोलेंगे मैम आपने बोला था कि क्या कहते हैं 2 मार्क्स में 2 पॉइंट लिखने, तो बेटा आप ये देखिए ना यहाँ पे क्वेश्चन 2 अपने आप ही यहाँ पे 2 रीजन पूछ रखे हैं, तो पहले हम यहाँ पे अपना आंसर देंगे फिर 2 रीजन देंगे। क्लियर है, ठीक है। फिर उसके बाद है स्टेट एनी 2 फीचर्स ऑफ यूनिटरी गवर्नमेंट। बेटा ऑलरेडी डिस्कशन हो चुकी है इस पे, तो आप इसको आराम से कर लीजिएगा। देखिए ये वाला आंसर तो मुझे पता सारे बच्चे आराम से कर लेंगे, बिल्कुल 24 क्वेश्चन नंबर लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। यूनिटरी गवर्नमेंट के 2 फीचर्स है, तो सिंपल कुछ मत करना, फीचर्स ऑफ यूनिटरी गवर्नमेंट यहाँ पे सब हेडिंग आ जाएगी और पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट, बस 2 फीचर्स आप बता देंगे। पहला और दूसरा, ओके। वैसे यहाँ पे लाइन छूटेगी, पहला फीचर कम से कम आपकी 2 लाइन का आ जाएगा और दूसरा फीचर फिर 1 लाइन छोड़ के 2 लाइन का आ जाएगा, तो आप यहाँ पे लिख देंगे, ओके। चलिए फटाफट से नेक्स्ट पे आते हैं। फिर बेटा स्टार्ट हो जाएगा आपका सेक्शन नंबर सी। यहाँ पे फिर जहां पे आपके आंसर कंप्लीट होंगे, 24 पे कंप्लीट हो गया, फिर आप सेक्शन नंबर सी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अलग से फिर वहां पे लिखेंगे बॉक्स में सेक्शन सी, इस तरीके से। देखिए नेक्स्ट 25, अब हमें एक बात याद रखनी है, अब हमने 2 पॉइंट ना करके 3 पॉइंट करने, क्योंकि 5 क्वेश्चन आ गए हैं अब 3-3 नंबर वाले, ठीक है। तो अब हमने पॉइंट को बढ़ा देना है, अब हमने पॉइंट एक एक्स्ट्रा लिखना है, 3 लिखने, और हो सके तो हमें एग्जाम्पल भी लिखना है, ओके। गांधी जी आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फसाइज द पावर ऑफ ट्रूथ एंड द नीड ऑफ सर्च फॉर ट्रूथ। इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट एसेस द कंट्रीब्यूशन ऑफ गांधी जी टुवर्ड्स सत्याग्रह। आपको पहले एक स्टेटमेंट दे दी गई है, जैसा मैंने बोला हिस्ट्री में आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो स्टेटमेंट दे दी गई है, अब आपको वो स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है, सही बताना है। लेकिन यहां पे पूछा गया है, आपको इस स्टेटमेंट पे ज्यादा ध्यान ना देकर ये वाली ज्यादा पढ़ना है, कंट्रीब्यूशन पढ़ना है गांधी जी का सत्याग्रह में, ठीक है। तो आप चाहो तो अपने आंसर को बढ़िया बनाने के लिए इंट्रोडक्शन में सत्याग्रह का मीनिंग जो गांधी जी ने दिया था वो बता सकते हो। फिर आप यहाँ पे कंट्रीब्यूशन सब हेडिंग लिखकर जो उन्होंने सत्याग्रह मूवमेंट चलाई थी, या तो कंट्रीब्यूशन लिख दोगे या मूवमेंट्स लिख दोगे, ठीक है। जो सत्याग्रह मूवमेंट थी 1, 2 एंड 3 लिख दोगे। वैसे तो सत्याग्रह मूवमेंट सबसे पहले कहां पे चली थी, रंगभेद की नीति के खिलाफ साउथ अफ्रीका में चलाई गई थी बेटा, ठीक है, वो भी लिख सकते हो। लेकिन इंडिया में जो की गई थी वो 3 मेनली है, चंपारण, खेड़ा एंड अहमदाबाद। तो तीनों के बारे में आप यहाँ पे बता देंगे, ठीक है। लेकिन 3 नंबर का क्वेश्चन है, बार बार बोल रही हूँ, सत्याग्रह का मीनिंग बताकर यहाँ पे तीनों सत्याग्रह मूवमेंट बता देंगे। क्लियर है, नहीं क्लियर है? इस तरीके से आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। 3 नंबर के लिए आप इस तरीके से करोगे, कम से कम 3 पॉइंट करोगे, और इसमें ज्यादा नहीं तो 2-2 लाइन तो लिखोगे। हर पॉइंट के लिए 2 लाइन कवर करोगे, एटलीस्ट 2 लाइन। वैसे 3 लाइन बनती है आपकी हिस्ट्री में, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, एनालाइज द रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन प्रोटेक्टिंग द वर्कर्स वर्किंग इन एन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। देखो 26 ए एंड बी चॉइस दे रखी है, आप चाहे तो ए वाला करेंगे चाहे तो बी वाला करेंगे। चॉइस वाले क्वेश्चन में भी बेटा आपको एक चीज बताती हूं मैं कि क्या करेंगे। चॉइस वाले क्वेश्चन में पहले आप ये देख लेंगे कि आपको कौन सा बढ़िया तरीके से आंसर आता है, जो सा आपको बढ़िया तरीके से आंसर आता है आप उसी को कवर करिएगा, ठीक है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, जल्दबाजी में पहला पढ़ लिख दिया, अच्छा फिर साथ में क्या करते हैं कि ये नहीं पढ़ते हैं कि यहां पर ए है या बी है, अपनी तरीके से कर आंसर ऑप्शन में बी वाला रहे होंगे और फटाफट जल्दबाजी में लिख देंगे ए। नहीं बेटा, पहले आराम से देख लीजिए, जल्दबाजी करके कोई फायदा नहीं होगा। 26 का अगर आपने बी चॉइस किया तो यहां पे आप लिखेंगे बी, तब अपना आंसर आगे करेंगे,
ओके, एनालाइज द रोल ऑफ गवर्नमेंट। अब आपको क्या बताना है, सरकार का रोल बताना है किस चीज में, वर्कर्स को प्रोटेक्ट करने में अनऑर्गेनाइज सेक्टर के, यानी असंगठित क्षेत्रों में जो वर्कर्स लगे हुए हैं उनको हमारी सरकार कैसे प्रोटेक्ट कर सकती है। तो इसको आप अपने तरीके से जितना बेहतर आंसर बना सकते हो उतना बनाइएगा। 3 पॉइंट लिखिएगा और एक एग्जाम्पल लिखिएगा, ठीक है। आप इसके 3 पॉइंट लिखिएगा, गवर्नमेंट क्या क्या कर सकती है, और लास्ट में एक स्टोरी के थ्रू पे एग्जाम्पल बताइएगा कि अगर गवर्नमेंट ने हेल्प की तो उनके लिए क्या क्या किया जा सकता है, ठीक है। गवर्नमेंट नॉर्म्स वगैरह बनाए जो गए हैं, जो लॉ बना दिए गए हैं, एक्ट पास किए गए हैं, उनको अच्छे से इंप्लीमेंटेशन कराया जाए। सबसे पहले आप ये पॉइंट बता सकते हो, ठीक है। गवर्नमेंट के द्वारा समय समय पे सुपरवाइजर करवाया जाए, सुपरविजन करवाया जाए कि किस तरीके से काम चल रहा है, सही मायने में कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर बनी हुई हैं और घंटों काम करवा रही हैं, ठीक है। उनके लिए कुछ उनके लिए कुछ स्टिक ऑपोजिशन के लिए स्टेप लिए जाएं, ताकि क्या हो सके, वो लोग वर्कर्स से ऐसे काम ना करवाएं और उनके लिए वेजेस जो हैं वो सेट करवा दिए जाएं कि एटलीस्ट इतने वेजेस आप लोगों को दोगे ही दोगे। कुछ ऐसे तरीके जो आपको अच्छे लगते हैं वो पॉइंट्स लिखेगा, ओके। क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपके लिए होते हैं बेटा कि बच्चा क्या सोचता है वो लिख सकते हैं आप। Next B, Mr. Suresh, a village head, wanted to create more job opportunities to increase the income of the people of his village under Manrega Act. Suggest any 3 activities that Mr. Suresh could initiate in his village. यानी कि कह रहे बेटा, ये भी एक सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन आ गया। सुरेश एक विलेज के हेड हैं, चाहते हैं अपने एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाना मनरेगा एक्ट के थ्रू। हमें पढ़ा था बेटा इको में मनरेगा, ठीक है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005। तो उसमें वो क्या क्या एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं, 3 एक्टिविटीज़ बतानी है। तो आपको मैंने बताया भी था पढ़ाते हुए कि मनरेगा में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ है। आप बता सकते हो कि सरकार के लिए फॉर एग्जांपल कोई खरपतवार है उनको हटवाना है, ठीक है, पेड़ लगवाने हैं, सड़कें ठीक करवानी है। मनरेगा के तहत बहुत सारे काम करवाए जा सकते हैं, आप इसमें बता देंगे, ओके। वही सेम यही रहेगा आपका, ओके बेटा। ए का भी और बी का भी पैटर्न यही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, highlight any 3 differences between primitive subsistence farming and the intensive subsistence farming। बेटा जी इस वाले क्वेश्चन का पैटर्न ठीक से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 27। हाँ, आपको प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग और इंटेंसिव में डिफरेंस बताना है। प्रिमिटिव सब्सटेंस एंड द इंटेंसिव में, हाँ, इंटेंसिव सब्सटेंस में हमेशा मैं बता रही हूं बेटा एक चीज पे डिफरेंशिएट करना है। तो आप यहां पे टॉपिक लिख दीजिएगा, ठीक है। टॉपिक किस चीज में डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप लैंड में कितनी जमीन यहां होती है और कितनी जमीन यहां होती है। टूल्स यहां पे प्रिमिटिव टूल्स होते हैं या और इंटेंसिव में हमारे मॉडर्न टूल्स यूज किए जाते हैं। इसमें हमारे इरिगेशन फैसिलिटीज कैसी होती हैं, इसमें रेन पे बेस्ड होते हैं यानी बारिश पर, और इसमें इरिगेशन फैसिलिटीज की जाती हैं, ठीक है। इसमें जो वर्कर्स लगे होते हैं, मेंबर्स कौन से होते हैं, तो आप बता दो कि यहां पे फैमिली मेंबर्स लगे होते हैं, यहां पे फैमिली मेंबर्स लगे होते हैं, जबकि यहां पर हमारे वर्कर्स भी होते हैं और फैमिली मेंबर्स प्लस दोनों होते हैं। ज़्यादातर होते तो यहाँ पे बेटा, यहाँ पे भी सेम ही रहेगा वैसे तो, फैमिली मेंबर्स बट समटाइम्स वर्कर्स, समटाइम वर्कर्स का यूज कर लिया जा सकता है। प्लस कब समटाइम्स लिखोगे लेकिन, ठीक है, क्योंकि वर्कर्स मेनली बेटा जी आपके किस में हो जाते हैं, कमर्शियल वाले में जाते हैं, तो समटाइम्स लिख सकते हो। इसमें जो उद्देश्य यानी कि ऑब्जेक्टिव क्या होता है प्रोडक्शन करने का, इसमें सिर्फ होता है सेल्फ कंजप्शन, और जबकि इसमें सेल्फ कंजप्शन प्लस में मार्केटिंग, थोड़ा बहुत जो बचता है ये लोग क्या कर देते हैं, मार्केटिंग कर देते हैं। इसमें उतना उगाया जाता है जिससे पेट भरा जा सके, जबकि इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग में कितना उगाया जाता है,
जमीन पे जितनी भी ज्यादा कृषि की जा सकती है उतनी की जाती है, यानी मल्टीपल क्रॉपिंग, रबी खरीफ जायद उगाई जाती है, ताकि जितना भी उग सके उतना तो ये कंज्यूम करते ही करते हैं, साथ में जो बचता है उसे मार्केट में भेज देते हैं। ठीक है, ये बेटा जी इंडिया के कुछ पार्ट्स में किया जा रहा है आज भी, लेकिन ये मेनली पंजाब, हरियाणा, यूपी में इंटेंसिव फार्मिंग की जा रही है। इंटेंसिव का मतलब ये होता है जमीन के टुकड़े पर बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर करना, और इसमें क्या होता है जमीन के टुकड़े छोटे होते हैं और पूरे की पूरे फैमिली मेंबर्स जो है इसमें काम करने के लिए लगे होते हैं। इसमें हाई इन्हें क्या कहते हैं प्रोडक्टिविटी चाहिए होती है, इस वजह से क्या होता है HIV सीड्स का भी यूज करते हैं, मॉडर्न इनपुट्स का यूज करते हैं, जबकि इसमें ऐसा नहीं होता, क्योंकि बेटा ज्यादातर बैकवर्ड एरियाज में हो रही है ये प्रिमिटिव सस्टेंस, जिसमें सिर्फ पेट भरने लायक उगाया जाता है, परिवार के लोग ही इस काम को कर रहे होते हैं। ओके, इस क्वेश्चन को इस तरीके से करोगे, क्योंकि कितने नंबर में आया हुआ है, 3 नंबर में आया हुआ, तो आप कोई भी 3 पॉइंट कवर कर लोगे, और इसके एग्जाम्पल में आ जाएगा प्रिमिटिव सस्टेंस की झूमिंग, इसके एग्जाम्पल में लिख दोगे झूमिंग। ओके, इंटेंसिव सब्सटेंस का 10th क्लास की बेटा हमारी बुक में दे नहीं रखा है, एग्जाम्पल मतलब क्या रहेगा इसका आप एग्जाम्पल बोल सकते हो, वही कर लेना कि कौन कौन से एरियाज में मेनली की जाती है, ये कम ही बता सकते हो, इसकी लिमिटेशन हो जाएगी। चाहो तो अगर डिफरेंशिएट में करना चाहते हो ना तो इसकी भी लिमिटेशन ले लेना, फिर इसकी भी ले लेना, झूमिंग लिखकर ना लिमिटेशन ले लेना, झूमिंग लिखकर लिमिटेशन, क्योंकि एग्जाम में कई बार आपका ना लिमिटेशन के लिए क्वेश्चन आता है, यहां पे इंटेंसिव सब्सटेंस में से इसकी लिमिटेशन बताइए, क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे, जल्दी से, बस 3 मार्क क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होने वाले हैं। डिस्क्राइब द 3-fold डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। 23 देखिए, 3-fold डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर, बेटा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 3 नंबर का आया हुआ है, तो आप यहाँ पे मैंने ये चीज बता रखी है या फिर नहीं भी बताई होगी, अगर किसी बच्चे ने नहीं पता तो सुन लीजिए। 3-fold डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर, इसमें आएगी यूनियन लिस्ट, संघ सूची, स्टेट लिस्ट, राज्य सूची, और रेस्टोरेटरी लिस्ट, समवर्ती सूची, सॉरी पहले कॉन्करेंट लिस्ट, सॉरी कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, 3-fold डिस्ट्रीब्यूशन पूछ रखा है, आप दोबारा से वही करेंगे, टॉपिक वाइज डिफरेंशिएट करेंगे और इसी तरीके से करके आएंगे, आंसर को बेस्ट तरीके से आपको नंबर मिलेंगे। सबसे पहला टॉपिक, ठीक है, टॉपिक क्या रहेगा हमारा, किस किस में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, यूनियन, आप बताओगे कि इसमें लॉ मेकिंग की पावर किसके पास होती है। ठीक है, तो यूनियन वाले में केंद्र सरकार की होती है, यूनियन गवर्नमेंट की, स्टेट वाले में स्टेट गवर्नमेंट की, कंकरेंट वाले में यूनियन प्लस स्टेट की। ओके, इसमें आप ले लोगे टॉपिक्स कौन कौन से आएंगे, ये टॉपिक है, वैसे तो इसमें आप ऊपर हेडिंग का टॉपिक रहेगा, इसमें आ सकते हैं, टॉपिक ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कि कौन कौन से टॉपिक्स पर डिफरेंट पावर रहती है, तो इसमें डिफेंस ले लेंगे, इसमें इरिगेशन ले लेंगे, इसमें एजुकेशन ले लेंगे। बेटा आ रही है बात, समझ में नहीं आ रही है, इस तरीके से आपका आंसर कंप्लीट होएगा। फिर उसके बाद आप बता दीजिएगा, अगर 3 पॉइंट लिखना चाहते हो तो आप मीनिंग बता दीजिएगा, पहले यूनियन लिस्ट क्या होती है, जिसमें सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट अपने कानून बना सकती है, स्टेट लिस्ट क्या होती है जिसमें सिर्फ राज्य सरकार बना सकती है, कॉन्करेंट लिस्ट होती है जिसमें दोनों मिलकर बनाते हैं। फिर इसमें एक और पॉइंट आ जाएगा कि इसमें वो टॉपिक लिए गए जिनका संबंध पूरे देश से है, इसमें वो टॉपिक लिए गए जिनका संबंध पूरे स्टेट से, इनमें वो टॉपिक लिए गए जिसका संबंध केंद्र और राज्य दोनों से है। फिर एग्जाम्पल आ जाएंगे, इसे एग्जाम्पल कर दो चाहे टॉपिक कर दो, वो आपकी मर्जी है। फिर लास्ट में, क्योंकि 3 नंबर का क्वेश्चन है, स्टार बना के रेस्टोरेटरी लिस्ट भी बता देंगे। ठीक है, यानी जिसे हम अवशिष्ट सूची कहते हैं, कि भाई एक अलग से एक ये भी लिस्ट होती है जिसको क्या किया गया, ऐड किया गया, इसमें वो वाले टॉपिक को ऐड किया गया है जो संविधान बनने के बाद आए हैं। संविधान बनने के बाद ऐसे टॉपिक जो बाद में ऐड हुए हैं उसको सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है। हमारे संविधान निर्माताओं ने ये सोचा कुछ ऐसे टॉपिक्स आएंगे जो फ्यूचर में जब संविधान बन गया उसके बाद आएंगे, तो उसको कौन देखेगा, फिर तो स्टेट गवर्नमेंट कहेगी मैं कानून बना देता हूं, सेंटर का ये नहीं मैं ही बनाऊंगा। तो हमारे क्वेश्चन मेकर्स पहले से बता के गए ऐसे टॉपिक जो संविधान निर्माण के बाद आएंगे, जो मूल संविधान बना है उसके बाद जो टॉपिक आएंगे उनको अवशिष्ट सूची में रख दिया जाएगा, और उन पर कानून बनाने का राइट सिर्फ किसको होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार को होगा। ओके बेटा, चलिए नेक्स्ट, ये टेबल क्वेश्चन है बच्चे आपका, इको का है, ये क्वेश्चन जीडीपी वाले से लिया गया है और पूछा भी बिल्कुल वही क्वेश्चन गया है जो अक्सर हम डिस्कस करते हैं कि जब
शेयर ऑफ सेक्टर्स इन एम्प्लॉयमेंट 3 मार्क का क्वेश्चन है बेटा, इको का सेकेंड चैप्टर से लिया गया है। यहां पे आपको बताया गया एम्प्लॉयमेंट कौन ज्यादा दे रहा है। तो हमने जब पुराने साल 77 78 का डाटा देखेंगे तो एम्प्लॉयमेंट जो है बच्चे आपका वो कौन ज्यादा दे रहा है, प्राइमरी। ठीक है, अगर हम 2017-18 का डाटा देखेंगे तो भी प्राइमरी ज्यादा दे रहा है एम्प्लॉयमेंट, जबकि अब देखो ये क्वेश्चन आगे भी है, जल्दीबाजी नहीं करनी है, क्वेश्चन आगे भी है। तो आपसे यहां पे क्वेश्चन पूछा जाएगा जीडीपी तो बढ़ा रहा है क्या, टर्जरी, और जबकि एम्प्लॉयमेंट दे रहा है प्राइमरी। प्राइमरी सेक्टर चाहे आप 70 की बात करो, 1970 75 की बात करो, चाहे आज की बात करो, एम्प्लॉयमेंट दे रहा है प्राइमरी। लेकिन अगर जीडीपी की बात करो तो बढ़ा रहा है कौन, टर्जरी। पहले हालांकि प्राइमरी बढ़ाता था बट आज टर्जरी सेक्टर बढ़ा रहा है। तो होना तो ये चाहिए ना कि प्राइमरी एम्प्लॉयमेंट दे रहा है तो प्राइमरी जीडीपी बढ़ा। जब लोग ज्यादा काम प्राइमरी में कर रहे हैं तो जीडीपी तो प्राइमरी की बढ़नी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। आपसे एग्जाम में यही पूछा गया है यहाँ पर। तो आप इसका आंसर कैसे देंगे, अपना यहाँ पे लिखेंगे आंसर नंबर, कौन सा था बेटा हमारा, ये वाला क्वेश्चन नंबर हमारा था 29 टेबल थी, ठीक है 29, ठीक है, आप लिख देंगे 29, फिर अपना देंगे रीजन यहां पर अच्छे से। ठीक है, रीजन में आपको पता आप क्या क्या ले सकते हैं यहां पर। रीजन में हमें पता सबसे पहला रीजन क्या है कि बेटा हिडन अनएम्प्लॉयमेंट है प्राइमरी सेक्टर में, लोग लगे तो हुए काम करने में लेकिन सही मायने में काम नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, फिर दूसरा बताओगे टर्जरी सेक्टर में कम लोग लगे होने के बावजूद भी ज्यादा पैसा कमा लेते हैं, क्योंकि टर्जरी सेक्टर आज का बढ़ता हुआ सेक्टर है, ठीक है, जिसमें कमाई बहुत अच्छी हो रही है। तो आप इसके चाहे तो 2 पॉइंट ले सकते हो। हिडन अनएम्प्लॉयमेंट, लोग ज्यादा लगे हुए हैं लेकिन काम नहीं कर पा रहे। पहले हिडन अनएम्प्लॉयमेंट को आप क्या करोगे, अच्छे से एक्सप्लेन करोगे। पहले आप इसकी मीनिंग बताओगे, फिर इसका एग्जाम्पल ले लोगे। एग्जाम्पल बेटा पॉइंट में आ जाता है, ठीक है, इसका एग्जाम्पल बता दोगे, इको में आ जाता है, इकोनॉमिक्स में। फिर आप इसके आगे के रीजन बता दोगे कि क्यों ऐसा हो रहा है कि लोग प्राइमरी में ज्यादा लगे हुए हैं लेकिन आप टर्जरी में जीडीपी नहीं बढ़ा पा रहा है प्राइमरी सेक्टर। तो आप प्राइमरी सेक्टर की कमियां बता दोगे कि प्राइमरी सेक्टर में लोग हिडन अनएम्प्लॉयमेंट में हैं, प्रचंड बेरोजगारी में लगे हुए हैं। साथ में आप ये बता दोगे मजबूरी में लगे हुए हैं क्योंकि सेकेंडरी और टर्जरी वाले ज्यादा ऑप्शंस नहीं दे रहे हैं। जितने लोग भी जितने लोग भी टर्जरी सेक्टर में लगे हुए हैं उनको कमाई ज्यादा हो रही है क्योंकि कम संख्या में लोग भी ज्यादा कमा पा रहे हैं। दैट्स वाई वो जीडीपी में अपना योगदान ज्यादा दे रहे हैं। ओके, इसी के साथ बेटा आपका सेक्शन कंप्लीट हो गया। सेक्शन डी बेटा जो हमारा लॉन्ग क्वेश्चंस का रहेगा, ठीक है। प्लानिंग इज क्वेश्चन नंबर 30 बच्चे। Planning is a widely accepted strategy for the judicious use of resources. Justify the above statement stating the importance of planning in our country like India. बच्चे ये आपके एनसीईआरटी की ही लाइन दे रखी है, ये वाली जो आपके क्वेश्चन में है। मैंने बताया आपको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन कैसे आएंगे। तो पहली बात तो आपका ये कौन से चैप्टर से लिया गया है, ज्योग्राफी का पहला चैप्टर जो है आपका रिसोर्स एंड डेवलपमेंट वाले चैप्टर से लिया गया है। बेटा ये हमें सिर्फ स्टेटमेंट को रीड करना है, उसके बाद देखना है क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। जस्टिफाई द अबव स्टेटमेंट, प्लानिंग इज अ वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रेटेजी। प्लानिंग करना बहुत जरूरी है रिसोर्सेज के लिए। तो जस्टिफाई द स्टेटमेंट स्टेटिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग आवर कंट्री लाइक इंडिया, यानी आपको प्लानिंग की इंपॉर्टेंस बतानी है लेकिन कौन से देश को ध्यान में रखते हुए, अपनी कंट्री इंडिया को। तो आप इसमें वही वाले पॉइंट्स लिख दोगे जो आपसे बताया गया है। इंडिया में प्लानिंग इसलिए जरूरी, 5 पॉइंट लेंगे। पहली बात तो प्लानिंग का मीनिंग, कहां से स्टार्ट करेंगे, आंसर को यहां से स्टार्ट कर लेंगे। सबसे पहले प्लानिंग का मीनिंग आ जाएगा, ठीक है। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग फॉर इंडिया, फिर लिखेंगे यहां पे, क्योंकि 5 नंबर का है बेटा और ऐसे इजी क्वेश्चन है तो इसको हम बेकार नहीं जाने देंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग इन इंडिया। अब ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया तरीके से बनने वाला है आपका। इसमें 5 पॉइंट पूरे कवर करेंगे, ठीक है। 5 पॉइंट बेटा इस तरीके से कवर करेंगे। पहला पॉइंट, फिर पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, यहाँ पे 4th आ जाएगा, फिर आपका 5th आ जाएगा और ये सारे आपके एग्जांपल्स ही होंगे ऑलमोस्ट। पहले तो आप ये बता दोगे कि इंडिया में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज है इसलिए प्लानिंग बहुत जरूरी है। सेकेंड पॉइंट, इंडिया में कुछ ऐसे एरियाज है जहां पे बहुत सारे रिसोर्स है और कुछ ऐसे एरियाज है जहां पे बहुत कम रिसोर्स है। तीसरा पॉइंट, कोई रिसोर्स किसी एक एरिया पे और दूसरा रिसोर्स उस एरिया पे नहीं है।
एग्जाम्पल्स, ठीक है। फिर आप ले लेंगे जैसे झारखंड, उड़ीसा में हमारे आयरन ओर हैं, कोयल माइंस हैं, लेकिन जबकि दिल्ली में नहीं है, ठीक है। विंड एनर्जी राजस्थान में ज़्यादा है, जम्मू कश्मीर में सोलर एनर्जी नहीं है। इस तरीके से बेटा जी आप क्या करोगे, एग्जाम्पल के थ्रू अपने पॉइंट्स को कवर करोगे। 5 मार्क का क्वेश्चन है, ज्योग्राफी में तो बहुत बढ़िया तरीके से आपके 5 मार्क्स आ जाएंगे अगर आप कवर एग्जाम्पल के थ्रू करोगे। बस क्वेश्चन को समझना है आपने कि एग्जामिनर ने क्वेश्चन को पूछा किस तरीके से गया है। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में लास्ट में देखा करो आपसे पूछा क्या गया। ओके, चलिए। एक्सप्लेन द वेरियस वेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। बेटा इजी क्वेश्चन है तो खुद से कर ही लेंगे। डिफरेंट टाइप्स वो बता देंगे तरीके जिससे लैंड डिग्रेडेशन को कम किया जा सकता है। लैंड डिग्रेडेशन को जब कम करने के लिए पॉइंट्स लिखोगे तो साथ में ज्योग्राफी में अगर ड्रॉ हो सकता है तो ड्रॉ भी कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल आप शेल्टर बेल्ट बताएंगे इसमें, है ना, आप 5 तरीके बता दीजिएगा कि किस तरीके से लैंड डिग्रेडेशन को कम करेंगे। पहले लैंड डिग्रेडेशन की थोड़ा सा लैंड डिग्रेडेशन के बारे में बता दीजिएगा, 1 लाइन बस, ज्यादा नहीं, क्योंकि पूछा ही नहीं है तो नहीं बताना, ठीक है, ज्यादा नहीं बताना। सिंपल आपसे सॉल्यूशन के वो पूछे हैं तो यहाँ पे आप क्या बता देंगे, सबसे पहले जैसे शेल्टर बेल्ट्स बता देंगे तो ड्रॉ भी कर सकते हैं थोड़ा सा, स्ट्रिप क्रॉपिंग बता देंगे, काउंटर प्लगिंग बता देंगे, टेरेस फार्मिंग बता देंगे। इस तरीके से आप टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं। अपने तरीके से एक टॉपिक और लीजिएगा, ठीक है। चलिए 31 क्वेश्चन है, लाइक जर्मनी इटली Two had a long history of political fragmentation. Explain the process of unification of Italy. कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको इटली की यूनिफिकेशन बता देनी है, ठीक है। बस क्वेश्चन नंबर 31 में आपको क्या करना है, इटली की पूरी यूनिफिकेशन बता दोगे बेटा जी, जो आपके एनसीईआरटी के चैप्टर नेशनलिज्म इन यूरोप में दे रखा, और मैंने आपको बताया था यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, यूनिफिकेशन ऑफ इटली, ब्रिटेन आपको करना ही करना है, और ग्रीक का, ठीक है, जो उसकी इंडिपेंडेंस थी, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, वो जरूर करनी है। ओके। Culture had played an important role in the development of nationalism in Europe during 18th and 19th century. Support the statement with relevant example. बेटा देखो 31 का B, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वही ऑप्शन में है तो B अगर करोगे तो देखो कल्चर ने कैसे रोल प्ले किया नेशनलिज्म को लाने में यूरोप में, और सेंचुरीज भी बता रखी 8 to 19 सेंचुरी, ठीक है। तो कल्चर के बेसिस पे बेटा पोलैंड, कल्चर के बेसिस पर आपका ग्रीक, ठीक है। 80s वाली डेट, अब देखो जो 18 और 19 सेंचुरी का मतलब क्या है, जो 18 सेंचुरी है यानी 1700 वाली डेट चल रही होंगी, और जो 19 सेंचुरी है उसमें 1800 वाली डेट चल रही होंगी। तो ग्रीक वाले में 1800 वाली डेट आई है ना, दोबारा से जो 18 सेंचुरी है आपकी उसमें आपकी 1700 वाली डेट चलेंगे, यानी 1701 से लेकर, ठीक है, और जो आपकी 19 वाली है उसमें 1800 वाली डेट चलेगी। तो आप इसमें ग्रीक का एग्जाम्पल भी ले सकते हो कल्चर के बेसिस पे, तो और आपका पोलैंड का एग्जाम्पल भी आ जाएगा, ठीक है। बस उनका एग्जाम्पल लेना है आपने और अपने आंसर को कंप्लीट कर देना है। यहाँ पे बोल रखा है सपोर्ट द स्टेटमेंट विद रिलेवेंट एग्जाम्पल्स, वर्ड दे दिया गया तो आपके लिए अच्छा हो गया ना। तो कुछ मत करना, 2 एग्जाम्पल ले लेना, पोलैंड ले लेना और ग्रीक ले लेना। जैसे आपने लिख लिया पहला रोमन नंबर ग्रीक ले लिया गया, ठीक है, उसके पॉइंट्स लिख दीजिएगा। फिर दूसरा आपने रोमन नंबर पोलैंड ले लिया तो उसके पॉइंट्स ले लीजिएगा। आई बात समझ में नहीं आई बेटा, मतलब आगे अपनी शीट को रेडी करोगे इसको तो ग्रीक के एग्जांपल्स कर लेना, पहले रोमन नंबर लिख के फिर उसी के नीचे सेकंड रोमन नंबर एग्जांपल, पोलैंड उसका एग्जांपल, 3 पॉइंट लिख दीजिएगा दोनों का, और एक लाइन को कम से कम 2 पॉइंट, सॉरी एक पॉइंट को कम से कम 2 लाइन में कवर करिएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट 32 क्वेश्चन, explain with examples the accommodative experience of Belgium for peace and harmony. ओके बेटा क्वेश्चन को हल्का सा घुमाया, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, इजीली हो जाएगा। 32 इसमें चॉइस दे रखी है तो इजी हो गया। एक्सप्लेन विद एग्जांपल एकोमोडेटिव एक्सपीरियंस ऑफ बेल्जियम। सिंपल है बेटा जी, बेल्जियम ने एकोमोडेशन के लिए कौन से स्टेप लिए थे, तो आपको बेल्जियम मॉडल के 5 पॉइंट लिख देने हैं, कुछ नहीं करा गया, बस यहाँ पे बेल्जियम मॉडल में यानी कि बेल्जियम ने जो जो पॉइंट्स स्टेप लिए थे ना अपने यहाँ पर सॉल्यूशन करने के लिए, अपने यहाँ पे शांति बनाए रखने के लिए, जिसकी वजह से सिविल वॉर नहीं हुई थी, वही बेल्जियम मॉडल के आप 5 पॉइंट लिख देंगे। इवेलुएट द पावर शेयरिंग सिस्टम इन इंडिया। देखो इंडिया लिखा हुआ है, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैम इंडिया का तो कैसे लिखेंगे, कंफ्यूज हो रहे बेटा, कुछ नहीं करना है आपको, मैं बता देती हूँ। 32 का बी, जो बी करेंगे, ठीक है, एक ही करना होता है, अगर और लिखा हुआ है तो एक ही करना है बच्चे, ऊपर या बी, अगर ए करोगे तो ए, अगर बी करोगे तो बी, ठीक है, एक ही करना है। तो यहाँ पे कह रहे हैं जो अच्छे से आता है वो करना है। इवेलुएट द पावर शेयरिंग सिस्टम इन इंडिया, तो टेबल आप वही बना दोगे जो आपको फर्स्ट चैप्टर पावर शेयरिंग में दी गई है, हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, वर्टिकल पावर शेयरिंग, डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के बीच में, पॉलिटिकल पार्टीज एंड मूवमेंट्स के बीच में, और कुछ नहीं करना आपने, ऐसे बना दोगे टेबल। फिर यहाँ पे फर्स्ट रोमन नंबर हॉरिजॉन्टल को जब आप एक्सप्लेन कर रहे होंगे,
तो एग्जाम्पल मीनिंग बता के एग्जाम्पल इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का दे देंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे पावर डिवीजन लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में की गई है, जिसको चेक एंड बैलेंस भी इंडिया में कहा जाता है। और इसी के लिए जिसको चेक एंड बैलेंस भी कहते हैं, फिर आप एक्सप्लेन करके बता देंगे 2 पॉइंट में कि किस तरीके से जुडिशरी के खिलाफ एक्शन लेजिस्लेचर में लिया जा सकता है, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के खिलाफ एक्शन जुडिशरी ले सकता है, उसके बाद फिर एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल लेजिस्लेचर करता है। इस तरीके से एक्सप्लेन कर दोगे, ठीक है। फिर अपना सेकंड रोमन नंबर ले लोगे, वर्टिकल पावर शेयरिंग, उसको एक्सप्लेन कर दोगे और इंडिया में कैसे उस कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे यहाँ पे वर्टिकल पावर शेयरिंग की गई है। सोशल किस तरीके से हमारे यहाँ पे डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के बीच में पावर शेयरिंग की गई है, और इसमें आप अब थोड़ा चेंज कर लेंगे। जो वुमेन रिजर्वेशन एक्ट के लिए बेटा जी वीडियो बन चुकी है आपकी, जिसमें बताया गया है कि वुमेन के लिए रिजर्वेशन जो की गई है वो 33% अब कर दी गई है लोकसभा और स्टेट असेंबलीज में। पहले नहीं थी बेटा, लास्ट ईयर इसका बिल को पास कर दिया गया सितंबर में, और आपको क्या कह दिया गया है कि अब से 2026 से लागू हो जाएगा। और इस टॉपिक को जो वुमेन रिजर्वेशन एक्ट है आपका 10th क्लास में इस बार ऐड भी किया गया है। तो जब आप अपना आंसर लिख रहे होंगे तो स्टेटमेंट को थोड़ा चेंज कर लीजिएगा कि अब इंडिया में, क्योंकि वुमेन को सेंट्रल लेवल पे रिजर्वेशन नहीं थी लेकिन अब कर दी गई है, बिल को पास कर दिया गया। ओके, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज आप एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। चलिए बेटा, बस अभी हम ये लास्ट लेंगे, केस स्टडीज हम आगे देखेंगे। लास्ट क्वेश्चन, elaborate any 5 reason for the rising importance of the tertiary sector in production। ये तो बेटा इजी क्वेश्चन है, आप खुद से कर लेंगे इसको, ठीक है। स्टेट क्वेश्चन आया एकदम ये कि 5 रीजन बताने कि टर्जी सेक्टर क्यों बढ़ता जा रहा है। तो आप कुछ मत करिएगा, सीधा अपने पॉइंट्स लिखकर एग्जांपल लिख दीजिएगा, इजीली हो जाएगा। नेक्स्ट, Kanta works in an office from 9:30 a.m. to 5:30 p.m. She gets her salary regularly at the end of every month. Like Kanta, other employees also prefer working in the organized sector. Explain why is the organized sector preferred by the employees। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ यहाँ पे ऑर्गेनाइज सेक्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स बता देनी है कि ज्यादातर एम्प्लॉयज क्यों ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करना चाहते हैं। तो ज्यादा कांता की स्टोरी लिखने मत बैठ जाना, सिर्फ ऑर्गेनाइज सेक्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स लिख देना 5 नंबर में, दैट्स इट। आपका आंसर बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। ओके, ठीक है बेटा जी। अब केस स्टडीज आप खुद करिएगा, प्रैक्टिस करने के लिए मैं उनको आपको यहाँ पे दिखाऊंगी। अगर यहाँ पे शो कर दिया जाएगा आपको केस स्टडी के लिए, अगर बाय चांस आपको केस स्टडीज में कोई भी दिक्कत आ रही है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ताकि मैं जो नेक्स्ट वीडियोज है वो ट्राई करके आपके लिए केस स्टडीज के लेके आऊँ। लेकिन आप यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हो, मैं जैसा आपको बोल रही हूँ कि नेशनलिज्म इंडिया में से मोस्टली क्या दे रहे हैं, पैसेज केस स्टडी दे रहे हैं, तो आप प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। होपफुली आपकी पढ़ाई चल रही है और आप पढ़ाई आगे भी जारी रखेंगे, ताकि हमारे सोशल साइंस में एकदम बेस्ट नंबर आ सके, और किसी बच्चे को ये कहने की जरूरत ना पड़े कि मुझे सोशल साइंस बोरिंग लगती है, मुझसे नहीं हो रही है, मेरे नंबर नहीं आएंगे। तो सारे स्टूडेंट्स अच्छे से पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि हमें अच्छे नंबर लेकर आने हैं। चलिए, थैंक यू सो मच। Follow and subscribe us for more.